हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने वंशागति का अध्ययन करने हेतु मटर के पौधों पे दो प्रकार के संकरण प्रयोग किए। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण, दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण, जिनके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के नियमों का प्रतिपादन हुआ, लेकिन मेंडल ने स्वयं किसी भी आनुवंशिक नियम का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने केवल रिसर्च पेपर में अपने संकरण प्रयोगों से प्राप्त तथ्यों की सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर व्याख्या की। उन्होंने ये संकरण प्रयोग 1856 से 1865 के मध्य किए थे, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान इन पर नहीं गया। मेंडल की मृत्यु के लगभग 34 वर्षों बाद विभिन्न देशों के 3 वैज्ञानिकों, पहला ह्यूगो डिवीज हॉलैंड से, दूसरा कॉल कॉलिंस जर्मनी से और तीसरा एरिक वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया से के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए संकरण प्रयोगों में मेंडल के समान ही परिणाम प्राप्त हुए। तब उन्होंने मेंडल के प्रायोगिक कार्यों व परिणामों के आधार पर कुछ नियमों की स्थापना की, जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम कहा जाता है या मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये लॉज जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर क्रॉस टुगेदर, only one form of trait appears in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. जब दो जनक जो कि विपरीत गुणों के लिए शुद्ध होते हैं उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो नेक्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन में केवल एक ही लक्षण उत्पन्न होता है। जनक पीढ़ी से बनने वाली जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होती है या संकर संतानें होती हैं, उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार प्रभाविता के नियम जो होता है उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण जो होता है वो फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है या जीन्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जिन्हें हम एलील्स बोलते हैं। जब ये पेयर्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, मतलब दो डिफरेंट एलील पाए जाते हैं, विपरीत गुणों को कंट्रोल करने वाले दो डिफरेंट एलील्स पाए जाते हैं, तो उनमें से हमेशा एक एलील जो होता है वो दूसरे पे प्रभावी होता है। तो इस प्रकार जब एक जोड़ी गुणों के मध्य मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 जनरेशन में केवल एक ही जनक का लक्षण जो होता है वो उत्पन्न होता है। एक पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देता है। दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स या दोनों जनकों के लक्षण जो होते हैं वो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार F1 जनरेशन में जो लक्षण उत्पन्न होता है उसे डोमिनेंट ट्रेट या प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और F1 जनरेशन में जो लक्षण उत्पन्न नहीं होता, सप्रेस रहता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अप्रभावी लक्षण जो है उसे प्रभावी लक्षण द्वारा मास्क कर लिया जाता है या डोमिनेट किया जाता है। मेंडल ने जो मटर के पौधों पे एक संकर संकरण किया था, उन्होंने सबसे पहले पौधों की हाइट जो है उसे कंसीडर की थी। दो तरह के पौधे पाए गए थे, लंबे पौधे और बौने पौधे। जब इन विपरीत गुणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाया गया, तो F1 जनरेशन जो थी उसमें जितने भी पौधे थे वो सभी लंबे पौधे थे, उनमें बौना पौधा नहीं था। तो इसका मतलब जो लंबापन वाला जो लक्षण है वो बौनेपन वाले लक्षण के ऊपर प्रभावी था। इसमें हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर एक जनक लिया गया जो कि कैपिटल टी था, जो कि लंबेपन के लिए शुद्ध था। दूसरा पेरेंट था जिसमें कि स्मॉल टी था, जो कि बौनेपन के लिए शुद्ध था। जब इनसे गैमिट्स बने तो इसमें जो गैमिट बने उसमें प्रत्येक में कैपिटल टी एलील था, और जब रिसेसिव जो पेरेंट था उससे जब गैमिट्स बने तो इसमें स्मॉल टी, प्रत्येक के अंदर स्मॉल टी एलील था। इनसे जब F1 जनरेशन में इंडिविजुअल्स बने या उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बनी, उनके जो जीनोटाइप थे वो हेटेरोजाइगोट थे। दोनों एलील्स जो थे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन थी उसमें से फिनोटिपिकली ये लंबे थे। केवल एक ही एलील का प्रभाव दिखाई गया, जिसे कि हम डोमिनेंट एलील
और इस लक्षण को, जो लंबापन का जो लक्षण था, उसको हमने प्रभावी लक्षण बोला। इसमें बौनेपन का जो एलील स्मॉल टी था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मतलब फिनोटिपिकली वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इस एलील को हम अप्रभावी एलील कहते हैं। और बौनेपन का जो लक्षण है इसे अप्रभावी लक्षण कहा गया। ये दोनों ही लक्षण, लंबेपन और बौनापन वाले जो लक्षण थे, दोनों ही टॉल एंड शॉर्ट प्लांट जो होते हैं वो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो में पाए गए। ये जो रिजल्ट्स थे वो दूसरे नियम की व्याख्या करते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम के अनुसार ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस के समय एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक गैमेट या युग्मक में केवल एक ही एलील पाया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का जो नियम होता है उसे सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ये नियम ये एक्सप्लेन करता है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय जब अर्धसूत्री विभाजन या म्योटिक सेल डिवीजन होता है तो उस समय प्रत्येक गैमेट में एक जोड़ी जीन का केवल एक ही एलील आता है। तो इस प्रकार ये दोनों एलील जो होते हैं वो F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब F1 जनरेशन में 2 एलील पाए जाते हैं, लेकिन दोनों एलील जो होते हैं, एक प्रभावी एलील और एक अप्रभावी एलील, लेकिन ये दोनों ही एलील्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते, क्योंकि पुनः वो F2 जनरेशन जो होते हैं उसमें स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार F1 जनरेशन में जब गैमेट्स बनते हैं तो उनमें जो एलील्स हैं लंबेपन के लिए, बौनेपन के लिए, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो दो तरह के युग्मक बनते हैं, जिसमें एक में लंबेपन के लिए गैमेट एलील होता है, दूसरा युग्मक जिसमें कि बौनेपन के लिए एलील होता है। तो इस प्रकार एक गैमेट या युग्मक जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या लक्षण के लिए शुद्ध होता है, जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इस लॉ के अनुसार एक जीन जो होते हैं उसके विभिन्न फॉर्म्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम एलील्स बोलते हैं। जब गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब गैमेट्स बनते हैं तो ये एलिलिक पेयर जो होता है, ये जीनों की जोड़ी जो होती है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है और प्रत्येक गैमेट में केवल एक ही एलील पाया जाता है। प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीव के अंदर 2 एलील्स पाए जाते हैं और ये दोनों एलील जब डिफरेंट होते हैं, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तो उनमें से एक एलील जो होता है वो प्रभावी होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप होता है उसके अंदर 2 एलील होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस के लिए है और स्मॉल टी जो है वो डार्कनेस के लिए है। अब जब इनमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन के समय ये दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक गैमेट में केवल एक ही प्रकार का एलील पाया जाता है। तो प्रत्येक गैमेट जो है वो एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए शुद्ध है। मतलब ये गैमेट जो है ये लंबेपन के लिए शुद्ध है क्योंकि इसमें केवल लंबेपन का ही एलील पाया जाता है, और ये वाला गैमेट जो है वो बौनेपन के लिए शुद्ध है क्योंकि इसमें केवल बौनेपन के लिए ही एलील पाया जाता है। तो इस प्रकार इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। The law of independent assortment states that the alleles of different genes are inherited independently within the organism that reproduce sexually। मतलब कि वे जीव जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर एक से अधिक जोड़ी विपरासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन अगर साथ साथ किया जाए तो प्रत्येक एक जोड़ी विपरासी लक्षण के जीन अन्य विपरासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इसे हम मेंडल की स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार इस नियम के अनुसार जब गैमेट्स बनते हैं तो 2 लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो जीन्स होते हैं उनके जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही गैमेट्स के अंदर इकट्ठे होते हैं। मतलब कि गैमेट जब
एक लक्षण से संबंधित जीन जो उसको रिसीव करता है, तो वो दूसरे लक्षण से संबंधित जीन जो होते हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के समय होती है, जबकि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है। इस समय क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ये कंडीशन हैप्लॉइड कहलाती है। तो इस समय जो एक लक्षण से संबंधित जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। वो अब गैमेट जो होते हैं उसमें अलग अलग चले जाते हैं। मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस जो किया था उसके अंदर उन्होंने पौधों के दो लक्षणों का चुनाव किया था। एक तो उन्होंने किया था शेप ऑफ सीड और एक किया था उन्होंने साइज कलर ऑफ सीड। तो उन्होंने इस तरह से दो जनक लिए थे। एक जो पेरेंट था वो राउंड एंड येलो सीड्स वाले थे और दूसरे जो थे वो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वाले थे। जब उनके मध्य उन्होंने क्रॉस करवाया तो FN जनरेशन में केवल राउंड एंड येलो सीड्स प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये चीज़ समझ में आई कि राउंड शेप जो थी वो रिंकल्ड शेप के ऊपर डोमिनेट थी और येलो कलर जो था वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेट था। बाद में जब ये FN जनरेशन का उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया या स्वपरागण करवाया तो उन्होंने देखा कि FN प्रोजेनी से 4 तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन में फिनोटाइप मिले F2 जनरेशन के अंदर। ये थे राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। और ये फिनोटाइपिक रेशियो जो थे वो 9:3:3:1 रेशियो में मिले। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें अगर हम दोनों जो लक्षण हैं, मतलब कि एक तो क्या है कलर ऑफ सीड और एक है शेप ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड पे येलो एंड ग्रीन, अगर इनका हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें तो इनकी स्टडी करें तो ये 3:1 रेशियो में ही होते हैं। इसी प्रकार शेप की बात करेंगे हम तो राउंड एंड रिंकल सीड जो है वो भी 3:1 रेशियो में होते हैं। तो एक डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी दो डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं उनकी वंशागति के जो रेशियो होते हैं या इनहेरिटेंस के जो रेशियो होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो जो होते हैं वो रिटेन रहते हैं या बने रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है, ये स्पष्ट होता है कि जब दो जोड़ी विकासी लक्षणों की वंशागति का अंतर करते हैं तो उनमें से प्रत्येक जोड़ी के लक्षण, जैसे कि बीज का पीला या हरा रंग, वह बीज की गोल व झुर्रीदार आकृति के लक्षण से अप्रभावित रहकर स्वतंत्र रूप से वंशागति करता है। इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मेंडल का जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की इस एग्जाम्पल की व्याख्या कर रहे हैं तो उनका जो पेरेंटल जीनोटाइप था वो राउंड एंड येलो सीड्स के लिए कैपिटल R कैपिटल Y था। इसी प्रकार दूसरा पेरेंट जो कि ग्रीन एंड रिंकल सीड्स के लिए था उसमें स्मॉल y था। अब इनसे जब F1 जनरेशन होती है तो उसमें राउंड और येलो सीड्स बनते हैं, लेकिन उनका जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y होता है। ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन जो होती है उनसे जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के समय जीन कैपिटल R का जीन जो है और जीन कैपिटल R स्मॉल r जो है उनका गैमेट्स में जाना जो होता है वो 50-50% होता है। अब ये जीन्स होते हैं कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, वो गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो गैमेट का दोनों ही प्रकार के एलील का जाना जो होता है वो 50-50% होता है। तो इस प्रकार एक गैमेट के अंदर ये 50% चांस होता है कि कैपिटल R जो है वो कैपिटल Y के साथ या स्मॉल y के साथ आए, दोनों ही 50-50% चांस होते हैं। इसी प्रकार स्मॉल r कैपिटल Y के साथ आए या स्मॉल y के साथ आए, ये भी 50-50% चांस होते हैं। तो इससे इन दोनों का जो आपस में मिलना होता है, दोनों जीन्स जो होते हैं एक गैमेट के अंदर दोनों प्रकार के जो एलील होते हैं उनका मिलना एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, रैंडमली होता है। तो इस प्रकार 4 पॉसिबल गैमेट्स जो होते हैं वो बन सकते हैं। 4 तरह के जो गैमेट जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन होते हैं वो 4 तरह के बन सकते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। मेंडल के जो दो नियम हैं ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दोनों को ही मियोसिस के समय क्रोमोसोम के फिजिकल बिहेवियर के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेग्रीगेशन कब होता है? जबकि अर्धसूत्री विभाजन के समय एनाफेज की प्रक्रिया होती है। एनाफेज जो होते हैं
उस समय होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और सेपरेट होके जो उनसे गैमेट्स बनते हैं उनमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो होता है उनका एक एक क्रोमोसोम आ जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक गैमेट जो होता है वो प्रत्येक क्रोमोसोम की एक कॉपी प्राप्त करता है और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर लक्षणों को नियंत्रित करने वाले एलील्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो एलील्स पेयर में होते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं और प्रत्येक गैमेट के अंदर एक लक्षण से संबंधित एक ही एलील प्राप्त होता है। तो ये सेग्रीगेशन के नियमों की व्याख्या करता है। ये हम देख सकते हैं कि जब ये एक डिप्लॉइड सेल है, जब इसमें म्यूटिक डिवीजन होता है तो इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दो जोड़ी। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज 2 में, मतलब कि ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। जब ये 4 सेल्स बनाते हैं तो इनमें ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो हर एक क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर एक लक्षण के लिए एक ही एलील पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है उसकी व्याख्या भी हम अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम के फिजिकल जो बिहेवियर होता है उससे कर सकते हैं। म्यूटिक मेटाफेज के समय जब मेटाफेज होता है उसमें जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे सेपरेट हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर चले जाएंगे। अब इनका इक्वेटोरियल प्लेट जो होता है उसके ऊपर अरेंज होना, उनसे सेपरेट होना बिल्कुल रैंडमली होता है। मतलब कि उसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मैटरनल और पैटर्नल दोनों प्रकार के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उनमें जो अरेंज है वो एक साइड सारे मैटरनल होंगे और दूसरी साइड पैटर्नल होंगे, वो रैंडमली होते हैं। तो बनने वाले जो गैमेट्स से सेल्स होती हैं उनमें मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स का जाना जो होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये डिप्लॉइड सेल्स हैं उसके अंदर दो जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम से मेटाफेज प्लेट में ये एक दूसरे अरेंज हो जाते हैं। अब ये जब अरेंज होते हैं तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। इसमें एक साइड मैटरनल है, दूसरी साइड पैटर्नल है। तो जब दो सेल्स बनेंगी तो एक में दोनों मैटरनल जाएंगे, दूसरे में दोनों पैटर्नल क्रोमोसोम्स जाएंगे। लेकिन इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से भी हो सकता है कि एक मैटरनल और दूसरा पैटर्नल एक साथ हो और पहले में एक पैटर्नल दूसरा मैटर्नल साथ हो। तो इस प्रकार जब ये सेपरेट होते हैं तो ये सेपरेट होते समय ये पूरा चांस रहता है कि जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है और या फिर स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है। इसी प्रकार से कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है और कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। तो इस तरीके से जब मियोसिस डिवीजन के बाद हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं तो उसमें जीनोटाइप के 4 कॉम्बिनेशन आते हैं। गैमेट फॉर्मेशन जो होता है उनमें जीनोटाइप के 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार म्यूटिक डिवीजन के समय मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम जो होते हैं उनको रैंडमली असॉर्ट होते हैं या रैंडमली अरेंज होते हैं। इसलिए जब उनसे गैमेट्स बनते हैं तो उनमें जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे जो एलील्स पाए जाते हैं उनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बन सकते हैं, जो कि उन लक्षणों की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपसरण की व्याख्या करते हैं। जैसे कि ऊपर जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है उसमें 2 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं तो n:2। अब उनसे जो पॉसिबल अरेंजमेंट मतलब जो मेटाफेज प्लेट होगी उसमें जब जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका जो पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो जो होगा वो n:2 के बराबर होगा। मतलब टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट गैमेट्स जो बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 2 हैं तो 2 की पावर n 2:2 मतलब 4 तरह के गैमेट्स बन जाएंगे। इसी प्रकार हमें सोच सकते हैं कि जब जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, ह्यूमन बींग से मानव में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या 23 होती हैं। तो इस प्रकार अगर हम 2 की पावर 23 लें तो लगभग 8 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि पेरेंटल मैटरनल जीनोटाइप्स के बन सकते हैं। तो एक ऑफस्प्रिंग के अंदर इतने ज़्यादा जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो पॉसिबल होते हैं, इसलिए इतने वेरिएशंस जो होते हैं वो संतानों में पाए जाते हैं।
तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने आज बात की है मेंडल के वंशागति के नियम। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे मेंडल के वंशागति के नियमों की सार्थकता क्या है या इनके अपवाद क्या हैं। थैंक यू।